हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही काम का डिस्कशन, जहाँ पे हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं डिफीट कर देते हैं या आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं एक तरीके से एक रुकावट का काम करते हैं। सबसे पहले मैं नीरज सर से पूछना चाहूँगी कि सर क्या है ऐसे पॉइंट्स जो आपके हिसाब से प्राइमरीली बच्चे के इनिशियल स्टेज पे प्रिपरेशन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है या सबसे ज़्यादा पुल बैक करता है? देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम समझना होगा। जुडिशरी का एग्ज़ाम हर स्टेट अपने अलग तरीके से कंडक्ट कराता है। तो बहुत सारे बच्चे स्टेट सिलेक्शन में अपनी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। एक उनका प्राइमरी स्टेट होता है और उसके अलावा जब वो सेकेंडरी स्टेट चुनने वाले होते हैं तो उनको लगता है कि जो भी स्टेट आगे एग्जाम लेकर के आने वाला है हम सारे स्टेट की तैयारी कर लेंगे। तो वो कई बार ये भूल जाते हैं कि भाई 3 महीने की तैयारी नहीं है, जुडिशरी की तैयारी पूरा 1 साल लेती है आपको। और जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करने वाले होते हैं उन सारे स्टेट को आपको पहले ध्यान में रख के कि कौन से पैटर्न आप प्रिपेयर कर सकते हैं या आपकी प्रायोरिटी पर क्या है, आपको वो चुनना चाहिए। कौन सा आपका जो कॉमनैलिटीज़ हैं सारे स्टेट्स के बीच में, आपको उस हिसाब से अपने स्टेट चुनने चाहिए, ना कि जो भी एग्जाम सामने है उस स्टेट की आप तैयारी करने लगे। जी सर, बिल्कुल। आई गेस आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि बच्चे अक्सर, अगर मैं इसको एकदम जिस्ट में कहूँ तो बच्चे अक्सर जब स्टेट्स चूज़ करते हैं तो बच्चे 2 ऐसे स्टेट्स कई बार उठा लेते हैं जिन स्टेट्स की एग्जामिनेशन डेट शायद पास करीब हो, लेकिन उनका सिलेबस दूर दूर तक मिलता जुलता नहीं है या बहुत कम कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं अगर उन स्टेट्स में, तो वो एक अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक बात है। हाँ, देखिए, अब जब आप बहुत अलग अलग तरीके के स्टेट पैटर्न को अब जब सिलेक्ट कर लेते हो साथ में, तो होता क्या कि आप बहुत अननेसेसरी रीडिंग करने लग जाते हो, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे स्टेट्स जिनका सिलेबस बहुत डिफरेंट है अपने आप में, उन स्टेट्स में जब आप तैयारी करने के लिए जाते हो तो आपको जो नेसेसरी चीज़ें हैं उस एग्जाम के लिए पढ़ना, वो चीज़ ना पढ़ के आप हो सकता है कि बहुत सारा कंटेंट जो एग्जाम के लिए शायद ज़रूरी भी ना हो, आप वो भी गैदर करने लग जाते हो, क्योंकि आपका कोई सेट पैटर्न नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि किस स्टेट के लिए आपको टारगेट करना है या एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आपको पढ़ाई करते टाइम पर एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए, ना कि आपको ये पढ़ना चाहिए कि आप पूरा के पूरा उसमें महाज्ञाता बन जाए। एग्जैक्टली ये अक्सर एक बच्चों में टेंडेंसी देखी गई है कि वो जब भी किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो हमेशा हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। एज अ फैकल्टी आपने भी देखा होगा कि बच्चे हमेशा पूछते हैं कि मैम आपके नोट्स काफ़ी हैं कि हम उसके बाद में और स्टडी मटेरियल भी देखें, हम क्या रेफरेंस बुक्स भी देखें, और मल्टीपल रेफरेंस बुक्स वो चाहते हैं जानना। सो आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स की ट्राई टू टेम द एग्जामिनेशन का पैटर्न समझो, उसको टेम करने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू पुल ऑफ अ PhD आउट ऑफ अ सब्जेक्ट। exactly. वो नहीं करना है कि हमेशा आपको जुडिशरी का जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी स्टेट की रिक्वायरमेंट है, आपको वो उस हिसाब से पढ़ना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें आपको रखनी चाहिए अपने दिमाग में। सर यहाँ तक तो ठीक है। मान लीजिए किसी एक बच्चे ने एक स्टेट भी सिलेक्ट कर लिया बहुत वाइजली, एकदम अच्छे से दिमाग लगा करके, और अब उसने अपने पास में जो किताबें नेसेसरी हैं या जो कंटेंट नेसेसरी है वो भी सारा समझ लिया, रख लिया, लेकिन कई बार देखा है कि वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं ले पाते इन एग्जामिनेशंस में। आपको क्या लगता है क्या रीज़न है उन बातों के पीछे? ओके, देखिए, ये हर किसी इंसान के साथ एक फितरत में आया है उसके, कि वो कुछ सब्जेक्ट्स को पसंद करता है, कुछ सब्जेक्ट उसको पसंद नहीं आते। या तो हो सकता है उसको वो पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हो सकता है कि उसको लग रहा हो कि वो टफ सब्जेक्ट है। और कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों की सुन के लगता है कि, जैसे अधिकतर आप लोगों ने मिसकंसेप्शन सुना होगा कि CPC बड़ा टफ है या CPC समझ नहीं आता, या ऐसे ही कोई दूसरे सब्जेक्ट हैं जो बोरिंग है, समझ नहीं आते। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट पसंद आ रहे हैं उनको तो बार बार पढ़ते रहेंगे, और जो पसंद नहीं आ रहे हैं उनको अभी छोड़ देंगे कि ठीक है लास्ट मोमेंट पर देखेंगे। तो उनके सब्जेक्ट्स जो बच जाते हैं, जो बैकलॉग होता है, वो पाइल अप होते जाता है एक साथ। और जब लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, या जितनी अच्छे उन सब्जेक्ट को तैयारी की जानी चाहिए थी, वो सब्जेक्ट उतने अच्छे से तैयार नहीं हो पाते। और कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो जो सब्जेक्ट आपने ठीक से नहीं पढ़े होते हैं, जब उनसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, आई गेट योर पॉइंट कि आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट तो कई दफ़ा पढ़ लिया, कई दफ़ा रिवाइज कर लिया, लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपको बाकी भी पढ़ने चाहिए थे, जिनका वेटेज भी है अच्छा, वो आप नहीं पढ़ते। एंड ऑफन CPC के बारे में या CRPC के बारे में बहुत मिथ्स हैं कि ये सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट हैं, बट आई गेस जब आप इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं एक अच्छे पढ़ाने वाले गाइड से या मेंटर से, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर पाएंगे। आपको एक्चुअली ऐसा फील होगा कि ये सब्जेक्ट्स बहुत ईजी हैं एंड देयर आर ओनली मिथ्स अराउंड इट कि ये डिफिकल्ट है। सो अगर आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं प्रोसीजर लॉ के साथ में, सो आई वुड एडवाइज यू कि एक बार लेक्चर्स को अच्छे से देखें, एक बार आपके कंटेंट को अच्छे से पढ़ें, चीज़ें समझने की कोशिश करें, एंड देन प्रोसीड एंड डिसाइड कि क्या ये सब्जेक्ट्स एक्चुअली टफ हैं या सिर्फ ये मिथ्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने एक बार पढ़ लिया है किसी सब्जेक्ट को, फिर वो क्या करते हैं कि रिवाइज नहीं करते हैं।
है ना। रिवीजन बिल्कुल या तो छोड़ देते हैं। अच्छा, रिवीजन भी कर रहे हैं तो कई बार वो सिर्फ रीडिंग करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी है। अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं है कि कंटेंट आप कितनी देर में लिख पाते हो या किस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए, आपको लगता है कि आपको याद है, आप आंसर कॉपी में नहीं लिख पाओगे। यकीन मानिए, अगर आपने 5 पॉइंट याद किए हैं तो आप आंसर में हो सकता है सिर्फ 2 या 3 पॉइंट लिख करके आए, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको याद भी नहीं कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। आपको बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, मैंने पढ़ लिया है, मैं जाकर के एग्जाम में लिख दूंगा, और जब वो एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो उनको लगता है कि अब मैंने जो प्रैक्टिस नहीं की है उस वजह से उनको याद ही नहीं आता लास्ट मोमेंट पर कि उन्होंने याद क्या किया था। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसको किसी अच्छे मेंटोर से, अच्छे गाइड से आपको चेक कराना है कि क्या आप आंसर सही लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। आपको एक आंसर को अटेम्प्ट करने में टाइम कितना लगता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है कोई भी एग्जाम को लिखने के लिए। उसमें जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो एक आंसर को कितना टाइम देना चाहिए, कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो क्या पैटर्न होगा क्या नहीं होगा, ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। और प्रीलिम्स एग्जाम निकालने के लिए एक ही तरीका होता है कि आप कितने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपके लिए चांसेस प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो शायद आप वो गलतियां दोहराओ ना। आप पहली बार जब एमसीक्यू जाकर के एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपसे होने के चांसेस होते हैं। सारे ही एस्पिरेंट से गलतियां होती हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कि जो बात आपने कही है कि प्रैक्टिस करना चाहिए, कई बार आपको सब्जेक्ट उठाने से पहले भी मुझे लगता है एमसीक्यूज और मतलब जो आपके मेंस के क्वेश्चंस हैं उन्हें रेफर कर लेना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द स्टेट ऑल्सो। डेफिनेटली कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉब्लम नहीं देखोगे, तब तक हो सकता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो कई बार। बिल्कुल। सो सर, ये तो हुआ प्रिपरेशन के फेज़ में डिफ़िकल्टीज़। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा स्टेट सेलेक्ट कर लेता है, सिलेबस समझ लेता है, सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लेता है, बहुत प्रैक्टिस करता है, बट उसके बावजूद एग्ज़ाम के कुछ समय पहले, जैसे हम कहते हैं, कोल्ड फीट होना या एंजाइटी, नर्वस होना, और ये आजकल एस्पिरेंट्स में बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है मार्केट में और बच्चे परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को देख करके। सो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ताकि वो आपकी पूरी करी हुई मेहनत को पुल बैक ना करें? ओके, तो जब हम एग्जाम के लिए बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की, कि आपको पूरे जो भी आपकी प्रिपरेशन का टाइम है आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो भी आपका रूटीन है, जो भी आपका सिलेबस है, आपको रोज मेहनत करनी है। क्या होता है कि ना, जब आप रोज 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 लंबे टाइम तक मेहनत करते हो, एक टाइम आता है कि जब आपको सेल्फ डाउट होने लगते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं होगा इंसान, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला, जिसको कि सेल्फ डाउट ना है कि यार होगा कि नहीं होगा। जितना आप प्रिपेयर करते जाते हो आपको डर उतना बढ़ता जाता है। तो कई बार सेल्फ डाउट आने लगते हैं। कई बार आपको लगता है कि यार अगर नहीं हुआ तो, इतनी मेहनत कर रहे हो क्या होगा। कई बार घर से प्रेशर आता है, आसपास के लोगों से प्रेशर आता है कि यार आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, कब होगा एग्जाम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, घर के सिनारियोज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हो जाते हैं कि उनको लगता है कि क्या प्रिपरेशन करना चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को जब सेल्फ डाउट होता है कि शायद उनसे नहीं होगा, या कुछ दूसरे सिनारियोज जब आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले याद करना चाहिए कि आपने चालू क्यों किया था। कि पहली बार जब आपने सोचा था कि आप ये प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो करना क्यों चाह रहे थे आप, क्या ऐसा सपना था जिसको आप पूरा करना चाह रहे थे। इसलिए आपको वापस, जब आप डिमोटिवेट होते हैं, जब आपको सेल्फ डाउट आते हैं, तो आपको जाना चाहिए पहले दिन, स्क्वायर वन पे आप जाएंगे। दूसरा, कई बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि यार ये पढ़ने में बहुत अच्छा है या ये बहुत इंटेलिजेंट है, इन भैया का नहीं हुआ, इन दीदी का नहीं हुआ, शायद हमारा भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो इतने अच्छे भी नहीं है पढ़ने में। जब इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने पढ़ने वाले लोगों का नहीं हुआ तो हमारा क्या चांस है। यहाँ पर हर इंसान अलग होता है। आपको नहीं पता कि उन्होंने, आपको लगता है कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, सारी चीज़ें, हो सकता है कि उन्होंने कुछ जो बेसिक्स जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे उन्होंने उस पर ध्यान ना दिया हो। वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है, अननेसेसरी भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो घंटे 8 है या 10, आपने कितने आवर्स आपने पढ़ाई करी है, ये कभी मैटर नहीं करता है। आपको ये देखना है कि भाई क्या सही तरीके से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो किसी और को देख करके खुद के बारे में गलतफहमी लेकर के आना या खुद को क्वेश्चन करना सही तरीका नहीं होता है। बिल्कुल, आई गेस जो आप पॉइंट देना चाह रहे हैं वो ये है कि कंपैरिजन मत करो। हाँ। एंड स्टूडेंट्स ऑफन डू दिस, कि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने किसी और फ्रेंड से या अपने किसी सीनियर से या अपने ही किसी कॉम्पिटिटर से, जो कि नहीं करना चाहिए। आपका कॉम्पिटिशन आपसे होना चाहिए, हाँ। ना कि आपके बाकी के लोगों से। एंड एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट दिस टू द पेरेंट्स इफ दे आर वॉचिंग इट, कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को कंपेयर मत कीजिए अपने फ्रेंड्स के बच्चों से या उनके दूसरे क्लासमेट से, बिकॉज
ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपके बच्चे को सेल्फ डाउट में ले जाता है, और ये सेल्फ डाउट लाइफ टाइम रहता है बच्चे के साथ में। ना ही सिर्फ वो उसका अपकमिंग एग्जाम इम्पैक्ट करेगा, वो उसकी लाइफ पूरी की पूरी इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि सबकॉन्शियस में आपने जब बच्चे को कंपेयर किया है तो आपने उस बच्चे के दिमाग में एक इम्प्रिंट छोड़ दिया है कि वो बच्चा किसी और बच्चे से शायद कम बेहतर है। तो पड़ोस वाले शर्मा जी के बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर करना छोड़ दीजिए, और इन सारे पॉइंट्स को बच्चों गांठ बांध लो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोग की प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं पुल डाउन कर सकते हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अफोर्ड। जस्ट वर्क हार्ड, वर्क कंसिस्टेंटली, एंड जस्ट रिपीट ऑल दीज थिंग्स। सो आपको इस पॉडकास्ट में आई गेस कुछ मेजर बातें हैं जो हमने आज समझाने की कोशिश करी है, जैसे कि स्टेट सिलेक्शन कैसे करना है, किस तरीके से अपना कंटेंट फिल्टर करना है, किस तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिसिंग करना है, किस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग और एमसीक्यू सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, और किस तरीके से आपको अपने आप को सेल्फ डाउट्स और कंपैरिजन से दूर रखना है। इसी के साथ में वी विल एंड दिस सेशन हियर एंड नाउ, बट आप लोग